कोरोना दौर में तबलीगी जमात से मुतालिक हो रही रिपोर्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के हलफनामे पर एतराज जताया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को जूनियर अफसर के बजाय सीनियर अफसर के जरिए हलफनामा दायर करने को कहा है। साथ ही हुकूमत से पूछा है कि मरकज के खिलाफ किसने गलत रिपोर्टिंग की और इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। सीजीआई ने तबसरा करते हुए कहा है कि इजहार राय की आज़ादी की बुनियादी हक का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस मामले में अब 2 हफ्ते के बाद समाअत होगी। तो आपको बता दें, कोरोना दौर में तबलीगी जमात से मुतालिक रिपोर्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के हलफनामे पर एतराज जताया है और मरकज ने जूनियर ऑफिसर के जरिए दायर किए गए हलफनामे पर एतराज जताते हुए कहा है कि सीनियर ऑफिसर हलफनामे को दायर करें और जिसमें बताएं, हुकूमत बताए कि उस दौरान किसने काबिल एतराज रिपोर्टिंग की है। तो आपको बता दें, जब कोरोना फैला था तो फिर तबलीगी जमात दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के बाद मीडिया में इस हवाले से काफ़ी रिपोर्टिंग की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत कई बार चली। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत के हलफनामे पर अब एतराज जताया है। कोरोना दौर में तबलीगी जमात से मुतालिक हुई रिपोर्टिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एतराज जताया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से, जो कि दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा दायर किया गया है उस पर एतराज जताते हुए अब सीनियर ऑफिसर से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में, जिस तरह तबलीगी जमात के मामले में सुनवाई चल रही है, उस सुनवाई को लेकर जो फिलहाल जूनियर ऑफिसर के द्वारा हलफनामा दाखिल किया गया, उस हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा कि कोविड-19 के दौरान दिल्ली में जब एक विशेष समुदाय पर उंगली उठाई जा रही थी या उन पर आरोप लगाया जा रहा था, उस आरोप को लेकर जो हलफनामा दाखिल किया गया है, उस हलफनामे को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र सरकार के सीनियर ऑफिसर के द्वारा इस मामले में हलफनामा दाखिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ ऐसे भी मीडिया संस्थान हैं जो फिलहाल अभिव्यक्ति की आजादी है, उसके मौलिक अधिकारों का आजकल दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है कि केंद्र सरकार के पास इस प्रकार के आधिकारिक शक्तियों को रोकने के लिए क्या कुछ उपाय है। जी सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डिटेल्स मांगी है कि मरकज के खिलाफ किन किन लोगों ने, मतलब किन किन चैनल्स ने इसके खिलाफ रिपोर्टिंग की है, उसकी डिटेल्स भी देनी है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी केंद्र सरकार से जवाब तलब किया था कि मरकज को लेकर जो तमाम प्रकार की रिपोर्टिंग की गई है तमाम मीडिया संस्थानों के द्वारा, वो तमाम जो रिपोर्ट्स है वो केंद्र सरकार को फिलहाल सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा देना ही देना है, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि मरकज को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी और किस प्रकार की रिपोर्टिंग की गई है तमाम प्राइवेट संस्थानों के द्वारा। और इसीलिए जो हलफनामा दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उस हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज देखा। जी सुशील, हाल ये देखा जब सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं इससे इत्तेफाक रख रहा है कि मीडिया में गलत रिपोर्टिंग की गई है। जी देखिए, अभी फिलहाल चूंकि मामला अभी कोर्ट के सामने विचाराधीन है, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कोर्ट इस मामले में क्या ताल्लुक रखता है। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े किए हैं कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा तबलीगी जमात को लेकर जिस प्रकार की खबरें दिखाई गई हैं। लेकिन अब वो खबरें गलत हैं या सही हैं, इसका आखिरी निर्धारण फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। बिल्कुल, तो तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर ऑफिसर से हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है और ये भी कहा गया है कि किसने मरकज के खिलाफ रिपोर्टिंग की और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, ये अगली समाअत में देखने वाली बात होगी। सुशील, बेहद शुक्रिया। मगरबी बंगाल में ममता हुकूमत के खिलाफ बीजेपी का एहतजाज जारी है। एहतजाजियों ने मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाजियों ने पुलिस के जरिए खड़ी की गई रुकावटें तोड़ने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़पें हुई। पुलिस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। इसी बीच पुलिस ने दावा किया है कि मुजाहिरीन के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। बीजेपी के एहतजाज को देखते हुए रियासती हुकूमत ने सेक्रेटेरिएट को 2 दिनों के लिए बंद करने का फैसला किया है।
देखिए, ये ममता जी का तानाशाहीपूर्ण रवैया है। हम प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने इस आंदोलन को हिंसा में परिवर्तित करने की कोशिश की। पुलिस के साथ गुंडों ने हम पे पथराव किया, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज किया, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया और कुल मिलाकर एक शांतिपूर्ण जुलूस को हिंसात्मक जुलूस में बदलने की कोशिश की। हम ममता जी के इस तानाशाहीपूर्ण रवैये का विरोध करते हैं और इसीलिए हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं कि हम प्रजातंत्र की रक्षा के लिए, बंगाल के संस्कार और संस्कृति की रक्षा के लिए, बंगाल से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, बंगाल से कटमनी का राज समाप्त करने के लिए, बंगाल से गो तस्करों को हटाने के लिए हम लोगों का ये प्रजातांत्रिक तरीके से आंदोलन है। पर पुलिस ने इसको तानाशाहीपूर्ण तरीके से रोका है, हिंसक कार्रवाई की पुलिस ने। तो इस मामले में हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई हैं शबाना एजाज। शबाना, कोलकाता की जो सूरत हाल है वो बिगड़ती जा रही है। पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़पें हो रही हैं। पुलिस एहतजाजियों को रोकने के लिए बल का इस्तेमाल भी कर रही है। बिल्कुल, देखें कि आज जिस तरह से बीजेपी की रैली थी और बीजेपी के रैली को देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस रैली के दौरान तशद्दुद के वाकयात भी रोना हो सकते हैं। और जिस तरह से पुलिस ने दावा किया है कि कई ऐसे एहतजाजी थे जिनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, ये एक बड़ा मुद्दा है जो बंगाल की सियासत में और खुद यहाँ जो है वो उभर कर सामने आया है कि आखिर बीजेपी के ऊपर बार बार ये इल्जाम लगता रहा है कि बीजेपी की रैलियों में बाहरी लोगों को शामिल किया जाता है। तो ऐसे में ये हथियार लेकर जो लोग आए थे वो कहाँ से आए थे और किस तरह से आए थे, इसको लेकर छानबीन होगी। और ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस रैली के जरिए हथियारों के साथ इस रैली का खास मकसद क्या हो सकता है। तो बहरहाल पुलिस ने दावा किया है कि एहतजाजियों के पास से बड़ी मकदार में हथियार मिले हैं, जबकि बीजेपी के जो रियासती सदर हैं और एमपी भी है दिलीप घोष, उन्होंने इन तमाम इल्जामात को गलत बताया है और कहा है कि ममता बनर्जी हुकूमत ने उनकी रैली को देखकर नवरना जो है वो बंद कर दिया गया है। उनकी रैली से एहतजाजी रैली की वजह से हुकूमत परेशान हुई है और हुकूमत के साथ लोग नहीं हैं, इसलिए पुलिस के जो लोग हैं वो पार्टी कैडर के तौर पर हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी के जो कारकुनान हैं, जो एहतजाजी कारकुनान हैं जो आज शामिल हुए थे, उन्हें परेशान किया गया है। इस तरह का इल्जाम दिलीप घोष ने लगाया है। लेकिन साथ ही साथ अब इस बात पर भी ध्यान रखें कि बंगाल में अगले साल असेंबली इलेक्शन है और इसकी तैयारियां कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी ने नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक प्रोग्राम किया था, बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए थे और उसके बाद हाथरस मामले पर खुद ममता बनर्जी सड़क पर उतरी थी, एहतजाजी रैली की थी उन्होंने। और आज उसके बाद बीजेपी की ये रैली है, तो कहीं ना कहीं ये जवाबी रैली है और हुकूमत को जवाब देने के लिए जिस तरह से ममता बनर्जी ने हाथरस मामले पर बीजेपी को घेरा था और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया था और कई ऐसे स्लोगन भी लगाए थे, तो आज एक तरह से इसी स्लोगन के जवाब में बीजेपी तशद्दुद, बेरोजगारी और बदउनवानी के खिलाफ मैदान में उतरी है। तो एक तरह से शबाना, बीजेपी लीडर की तरफ से कहा गया कि हम पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे, लेकिन पुलिस ने इल्जाम लगाया है कि उनके पास हथियार भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही हो? बिल्कुल, अगर पुलिस की तरफ से ये दावा किया गया है कि बड़ी मिकदार में हथियार मिले हैं, यानी एहतजाजियों के पास से बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए हैं, तो एक तरह से आप देखें कि ममता बनर्जी खुद भी और खुद टीएमसी और दूसरे पार्टी लीडरान ये इल्जाम लगाते रहे हैं कि बीजेपी बंगाल में होने वाली रैलियों में बाहर के लोगों को, दूसरे रियासतों से लोगों को जो है वो शामिल करती है। तो ऐसे में जो लोग शामिल हुए थे, जो भीड़ दिखाई गई थी, वो कहाँ से थे और क्या ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, इसको लेकर पुलिस छानबीन करेगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के एक लीडर मनीष शुक्ला की मौत हुई और उसके बाद जो है वो बीजेपी लगातार एहतजाज कर रही है और आज जिस तरह से सीआईडी ने इस मामले में मजीद एक शख्स को गिरफ्तार किया है, 3 गिरफ्तारियां हुई है, तो एक तरह से बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही आमने सामने हैं। सामने असेंबली इलेक्शन है और दोनों ही पार्टियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है कि वो आवाम का साथ लेकर जो है वो आगे बढ़े। तो ऐसे में ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर रैली की थी और उस रैली में बीजेपी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया था। आज बीजेपी सड़क पर उतरकर एहतजाजी रैली कर रही है, नवरना घेराव कर रही है। वो नवरना जो रियासती सेक्रेटेरिएट है, वजीर आला ममता बनर्जी का दफ्तर है और बीजेपी जो सदर है दिलीप घोष, उनकी तरफ से कहा गया था कि हम वजीर आला ममता बनर्जी को बाहर निकलने नहीं देंगे, हम उनसे जवाब लेकर जाएंगे। और बीजेपी की जितने भी सेल है, चाहे वो युवा मोर्चा हो, वीमेन सेल हो, माइनॉरिटी सेल हो,
तमाम पार्टी के तमाम बड़े छोटे लीडरान इस रैली में शामिल थे। और दूसरी तरफ पुलिस के जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि रैली में हालात को मुतासिर करने की, हालात को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। तो ऐसे में बंगाल में जिस तरह से बंगाल के लोग खासकर जो है वो शांति में जो है वो फोकस करते हैं, उनके लिए शांति जो है वो अमन, बीजेपी की तरफ से भी कहा गया था कि वो पूरा अमन तरीके से रैली निकाल रहे हैं, लेकिन ये तमाम इल्जाम जो है वो गलत है। लेकिन पूरा अमन तरीके से रैली निकलती हुई दिखाई तो नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं जो सूरत हाल है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस और एहतजाजियों के बीच में झड़पें भी हुई हैं और पुलिस ने ये इल्जाम भी लगाया है कि जो मुजाहिरीन हैं उनके पास हथियार हैं, उनके पास से हथियार बरामद किए गए। शबाना एजाज, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। एक बड़ी खबर की तरफ रुख करेंगे। मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है। कोऑपरेटिव बैंक घोटाला मामले में डिप्टी सीएम अजीत पवार को राहत मिली है। ईओडब्ल्यू की खुसूसी टीम ने क्लोज रिपोर्ट दाखिल की है। ईओडब्ल्यू के मुताबिक इस मामले में कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई है। इस केस में अजीत पवार समेत 76 अफराद को मुलजिम बनाया गया था। ईडी ने ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट की मुखालिफत की है। तो आपको बता दें, मुंबई से ये बड़ी खबर आ रही है। कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में डिप्टी सीएम अजीत पवार को राहत मिली है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित से, जो इस वक्त मुंबई में मौजूद है। अमित, कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में डिप्टी सीएम अजीत पवार को बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से नाबार्ड की ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि शुगर फैक्ट्री और स्पिनिंग मिल्स को कर्ज बांटने में अजीत पवार समेत 76 लोगों ने बैंकिंग नियमों और रिजर्व बैंक की गाइडलाइन को ताक पर रख दिया था और ऐसे लोगों को कर्ज दिया गया जिनकी कोई गारंटी तक नहीं ली गई थी, वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे थे। तो इस आरोप की जांच जो है ईओडब्ल्यू और ईडी दोनों संस्थाएं कर रही हैं। तो ईओडब्ल्यू ने पिछले महीने जो है अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, उसमें ये कहा गया कि कोई भी अनियमितता नहीं बरती गई और ई टेंडरिंग के किसी भी मीटिंग में जो है अजीत पवार या कोई भी नेता मौजूद नहीं था और जो भी ई टेंडरिंग की गई थी वो बैंकिंग नियमों और रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस और नाबार्ड के मुताबिक ही हुई थी। तो कोई भी दोषी नहीं है इस मामले में। और मैं आपको बताऊं कि 25,000 करोड़ घोटाले का पूरा मामला था और इसमें अजीत पवार समेत जो है 76 आरोपी बनाए गए थे। यानी अजीत पवार को बड़ी राहत है। और इस रिपोर्ट के विरोध में अभी सोमवार को यानी 5 अक्टूबर को जो है ईडी ने भी जो है इसका विरोध किया। ईडी साफ तौर पे कह रही कि ईओडब्ल्यू लगातार जो है क्लीन चिट दे रही है इस पूरे मामले में, ये गलत है। ईडी अपनी जांच कर रही है। मैं आपको बताऊं कि मीडिया से लगातार इस मामले को छुपाया गया क्योंकि पिछले महीने 15 तारीख को एक क्लोजर रिपोर्ट ईडी ने ईओडब्ल्यू की रिपोर्टिंग की मुखालिफत क्यों की है? क्या वो मजीद जांच करना चाहती है इस मामले में? देखिए, निश्चित तौर पे ईडी का कहना है कि हमारी जांच अभी चल रही है और जिस तरह से ईओडब्ल्यू जो है लगातार क्लीन चिट दे रहा है और डिप्टी सीएम और दूसरे जो नेताओं का नाम है 76 लोग इस पूरे मामले में, तो कहीं ना कहीं हमारी जांच प्रभावित हो रही है। लेकिन हम इस क्लोजर रिपोर्ट का विरोध करते हैं और 5 अक्टूबर को जो है इसका विरोध किया गया और इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं जो है मीडिया छुपाया गया क्योंकि सरकार महाविकास अघाड़ी की है और जिस तरह से अजीत पवार को क्लीन चिट दी गई है, निश्चित तौर पर उंगलियां उठ रही है। कहीं ना कहीं जो है सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी को देखते हुए छिपाया गया था। लेकिन न्यूज 18 ने जो इस खबर को जो है सामने लाया और ये बताया गया है कि ईओडब्ल्यू के मुताबिक तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव बैंक घोटाले मामले में डिप्टी सीएम अजीत पवार को राहत मिली है और ईओडब्ल्यू की जो रिपोर्ट है उसकी ईडी ने मुखालफत की है। अमित, बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अब बात करते हैं चेहलम की। दिल्ली के चोरबाग दरगाह में भी चेहलम के मौके पर मजलिसों का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए बड़ी तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा आज का दिन एंटी टेररिज्म डे के तौर पर भी मनाया जा रहा है। दरगाह से मुंसलिक लोगों का कहना है कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना और नाइंसाफी की मुखालफत करना हजरत इमाम हुसैन का पैगाम है। कौन खुदा मामिन इलाहिन इल्लल्लाह अकेला माँ। देखिए, आज इमाम हुसैन ने जो एक इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी, इंसानियत को बचाने के लिए, और उस टाइम उनका जो लाशा था करबला में दफन नहीं हो पाया था और उसी वजह से आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर इमाम हुसैन की उसी कुर्बानी को याद करते हुए, उसी शहादत को याद करते हुए आज यहाँ पर ताज़िए की तदफीन होती है करबला के अंदर। और इस करबला के बारे में मैं बता दूँ, ये हिंदुस्तान की पहली करबला है
जो तैमूर लंग ने जब पहली बार ताज़िया बरामद किया तो निज़ामुद्दीन दरगाह से बरामद होकर यहाँ पर लाकर तदफीन किया गया था दरगाह शाह मर्दा के करीब। तो आज यहाँ पर उसी रस्म को, उसी जो रिवायत है उसी को पूरा करते हुए और इमाम हुसैन को पुरसा देने के लिए अर्बईन का यहाँ प्रोग्राम किया जाएगा। अंजुमन हैती ने ख़ास तौर से यहाँ पर मास डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके अलावा जो थर्मल स्क्रीनिंग के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको अगर दुनिया में किसी मजलूम के ऊपर जुल्म होते हुए देखा है और उसके जुल्म के ख़िलाफ़ आप जालिम के ख़िलाफ़ अगेंस्ट खड़े नहीं होते तो समझ जाइए आप इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली की चोरबाग दरगाह पे, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हजरत इमाम हुसैन की वफात के 40वें दिन उन्हें याद किया जा रहा है। खुर्रम, क्या कुछ वहां पे मजलिस में एहतमाम किया जा रहा है? देखिए, हम तकरीबन 11 बजे मजलिस में गए थे, जिसके मनाजिर आपने थोड़ी देर पहले दिखाए भी हैं। वहाँ पर मजालिस हो रही हैं, पूरे दिन मजालिस का एहतमाम होगा। कई मजलिसें होनी है, सुबह 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे और फिर 4 बजे एक मजलिस होनी है। और रात में तमाम मजलिस के बाद एंटी टेररिज्म डे के तौर पर एक प्रोग्राम का इनेकाद होना है। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद बढ़ रही थी, उस चीज़ को देखते हुए जोरबाग शाह मर्दा दरगाह जाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई। ये एक ही रास्ता नहीं बल्कि तमाम रास्ते हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से हमने जाने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ CRPF के जवान तैनात हैं या फिर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं। लोग आ रहे हैं, जाना चाहते हैं और ये इनपुट्स दिल्ली पुलिस के पास ज़रूर होगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद आ सकती है सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस को लेकर और दफ़ा 144 को लेकर के जिस तरीके से गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो उसमें मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए सिर्फ जो लोग बाहर आना चाहते हैं वो बाहर तो आ सकते हैं, लेकिन अंदर जाना चाहते हैं उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान हैं, CRPF के जवान यहाँ पर मुस्तैद हैं। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। अंदर मजलिस का दौर जारी है जी, लेकिन बाहर जो मजलिस में शामिल होने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। सुबह 12 बजे के करीब यहाँ पर जो रास्ते हैं उनको बंद करने का सिलसिला जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो वापस भी जा रहे हैं, तो क्या पुलिस की तरफ से एक तादाद मुकर्रर की गई है कि इतनी ही तादाद में लोग मजलिस में शामिल हो सकते हैं? देखिए, कोई ऐसी गाइडलाइन या कोई ऐसी तादाद मुतय्यन नहीं की गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और ज़्यादा लोग एक जगह जमा ना हो। आपको मालूम है कि यहाँ पर करबला भी है, यहाँ पर आगे देखेंगे तो वहाँ आगे करबला है, वहाँ पर ताज़िया आते थे, लेकिन कोई ताज़िया उठाने की इस बार इजाज़त नहीं दी गई है। मुहर्रम पर भी ताज़िया नहीं उठाया गया था, लेकिन आज के दिन भी कोई ताज़िया नहीं उठ रहा है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग जगहों से लोगों के आने की उनको आशंका है और खौफ है, क्योंकि अगर लोग यहाँ से ताज़िया लेकर के अगर कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो सकती है। और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी है और यहाँ पर एक तरीके से लोगों को जमा होने से यहाँ पर रोका जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि अंदर जाने की इजाज़त नहीं है तो फिर वो लौटते हैं या फिर आसपास के इलाके में यहाँ पर घूमते रहते हैं और जाने की कोशिश करते हैं अलग अलग रास्तों से। लेकिन हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे, फ़िलहाल तमाम के तमाम जो रास्ते हैं वो पूरे तौर से बंद हैं और अंदर आपको कहीं से भी अंदर जो है वो जाने की इजाज़त नहीं है। मैं ये जानना चाह रही थी कि जुलूस का भी एहतमाम किया जाता है इस दिन, तो जुलूस के हवाले से क्या खबर है? क्या जुलूस की इजाज़त दी जाएगी या फिर नहीं? देखिए, जुलूस की इजाज़त नहीं है, ना ही यौम आशूरा के मौके पर दी गई थी, ना ही आज जो पुरानी दिल्ली के इलाके से यहाँ पर एक ताज़िया पहुँचता था, निज़ामुद्दीन से यहाँ पर एक ताज़िया आता था, लेकिन कहीं भी इजाज़त नहीं है, कहीं से भी कोई ताज़िया नहीं आ रहा है। मजलिसों का एहतमाम लोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, सैनिटाइजेशन हो रहा है, मास्क लगा रहे हैं लोग, लेकिन अगर आप देखें कि लोगों को भीड़ कहीं पर इकट्ठा हो सकती है तो उसको रोकने के लिए सारी कवायद की जा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि बैरिकेड लगातार इधर से उधर खिसकाए जा रहे हैं, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। अभी हमारे पास का जो रास्ता था उसको भी पूरे तौर से बंद किया जा रहा है। ये देखेंगे कि लगातार पुलिस की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर हर हमारे साथ बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूरू भी जुड़ गए हैं। आप हमारे साथ बने रहें। चलिए बेंगलुरु की तरफ चलते हैं, जहां पर देखते हैं चहलुम के हवाले से क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं और किस तरीके से मजलिस का इनेकाद किया जा रहा है। रऊफ।
जी देखिए, बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी में इस वक्त मजलिस जारी है, चहलम मनाया जा रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं और मजलिस का ये जो मंजर है, महदूद तरीके से मजलिस का सिलसिला इस वक्त यहाँ पर जारी है। अंजुमन इमामिया के सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सर कि किस तरह के इंतजामात आज किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे मामूल जिस तरीके से हर साल चल रहा था, आज भी अरबाइन के दिन उसी तरीके से हमारे पास मजालिस और गमे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जो भी हम लोग करते थे, आज भी उसी तरीके से कर रहे हैं। सिर्फ ये है कि जुलूस नहीं है, बाकी मजालिस का सिलसिला और दीगर जितने भी उमूर हमारे पास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के लिए करना चाहते थे और हम लोग बाकायदा कर रहे हैं बेंगलोर के अंदर। तो क्या पैगाम आप दे रहे हैं आज जो है, जैसा कि अरबाइन है और अरबाइन की काफ़ी अहमियत है आज के इस दिन की? हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जो वबा दुनिया में फैली हुई है, बिलखुसूस आज का दिन का सहारा लेकर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सहारा लेकर, उनके तुफैल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरियाद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये वबा जल्द अज जल्द दुनिया से दूर हो जाए और हम अज़ाए हुसैन आने वाले दिनों के अंदर इससे बेहतर मनाने की कोशिश करेंगे। जो 1400 साल कबल करबला में जो जंग हुई और उसके बाद जो शहादत हुई हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके कुंबे की, और इस शहादत के पेश नज़र आज के हालात में हमें क्या सबक हासिल करना चाहिए? देखिए, दुनिया के सामने एक बताना चाह रहा हूँ कि जब भी इंसान, चाहे नेल्सन मंडेला हो चाहे गांधी जी हो, जब भी इन्होंने इस दुनिया के अंदर इनकलाब लाना चाहा तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सहारा लेकर ही इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए दुनिया में रेवोल्यूशन लाए। चाहे महात्मा गांधी क्यों ना हो, चाहे नेल्सन मंडेला क्यों ना हो, उसी तरीके से आज दुनिया में अमन आने के लिए, अमन और चैन आने के लिए उन्हीं का सहारा लेकर दुनिया के पूरे लोगों से हम दरख्वास्त करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सहारा लें। जिस तरीके से इंसानियत को बचाने के लिए करबला बनी हुई है और जब चहलुम हम जो कर रहे हैं, उसी इंसानियत के ऊपर आज दुनिया के पूरे लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि एक दूसरे की इत्तेहाद के साथ एक दूसरे से मिलजुल कर ज़िंदगी करने की कोशिश करें। तो ये थे अंजुमन इमामिया के सदर मीर अली रज़ा नजफी साहब। इनका यही पैगाम है कि जो जंग करबला के मैदान में 1400 साल कबल हुई थी, मजलिसों में कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल हो रहा है क्या? कोरोना की गाइडलाइंस को पूरा ध्यान से रखकर मजलिसों का इनेकाद किया जा रहा है? वाक़े से जो है हमें एक रेवोल्यूशन, एक तरगीब हासिल करते हुए रहना चाहिए। यही वजह है कि 1400 साल के गुजर जाने के बावजूद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद मनाई जाती है, इनकी शहादत को याद किया जाता है, इनका चहलम मनाया जाता है। तो ये थे हमारे नुमाइंदे रऊफ और हमारे साथ खुर्रम शहजाद दिल्ली से जुड़े हुए हैं। तो चहलम के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ दरगाहों में मजलिसों का एहतमाम किया जा रहा है और कोरोना वायरस के पेश नज़र कोरोना की तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इन मजलिस का एहतमाम किया जा रहा है और जुलूस की इजाज़त मुख्तलिफ जगहों पर नहीं दी गई है। जहां पर भी दी गई है वहां पर से भी हम आपको तफसीलात देते रहेंगे। फिलहाल दिल्ली और बेंगलुरु में जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं है, लोग मजलिस में ही एहतमाम कर रहे हैं। रऊफ और खुर्रम बेहद शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।